हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना इनकम टैक्स का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट अपलोड हो चुका है। दोस्तों ये पार्ट केवल बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस वालों के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनकम टैक्स होता क्या है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग को आइडिया लग चुका होगा। ठीक है दोस्तों, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड हम लोग के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। दोस्तों इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया इनकम टैक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। जैसे जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते होंगे तो आपको क्या बोलते हैं, कैपिटल का मतलब, एसेट्स का मतलब, लायबिलिटी का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब पता होना चाहिए। वैसे ही इनकम टैक्स जब पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनकम क्या होता है अपना। दोस्तों अगर इनकम टैक्स में इनकम की बात होती है तो इनकम का क्या मतलब होता है, चाहिए उसको देखते हैं। तो इनकम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है, इसलिए इनकम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया सबको पता होना चाहिए कि इनकम का क्या मतलब है। अगर किसी को इनकम का मतलब पता ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम की बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, क्योंकि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, क्योंकि इनकम के ऊपर ही चार्ज होता है। द टर्म हैज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट ने बताया ही नहीं गया कि इनकम टैक्स होता क्या है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट स्टेट एज व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इनकम। बट इनकम में क्या क्या आया है, आता है, ये बताया गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है आपको, कोई भी गेन हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है आपको, ठीक है, वारंटी कंट्रीब्यूशन इश्यूड बाय ट्रस्ट टिकेटेड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, ये सब भी इनकम मानी जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के पैसा मिल रहा है तो भी इनकम मानी जाएगी। बाय गेम्स स्पोर्ट एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल रहा है। दोस्तों ये सब आपको जो दिख रहा है ये सब एक तरह से इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें याद क्या करना है। दोस्तों इसको याद नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बस आपको इसको रीडिंग करना है। मैं आपके यहाँ पे रीडिंग कर दे रहा हूँ, इसमें याद आपको नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी गेन हुआ, वो इनकम है। डिविडेंड मिला, इनकम है। कोई भी आपको वारंटी कंट्रीब्यूशन मिला, किसी भी तरीके का, इनकम है। टेस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, आपकी इनकम है। ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन आपने बनाया तो उस पर इनकम हो तो आपकी इनकम है। बाई गेम्स स्पोर्ट एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, आपको पैसा मिला वहां से तो आपकी इनकम है। ठीक है, एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कुछ भी है, पैसा मिला वहां पे तो इनकम है। हॉस्पिटल अदर इंस्टीट्यूशन इलेक्टोरल टेस्ट, ये सब इनकम वहां पे मिलेगा तो माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट और प्रॉफिट इन द यूक्यू ऑफ चाहिए टैक्सेबल अंडर द हेड चाहिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्या बोलते हैं परक्यूजिट मिल जाए, अब दोस्तों परक्यूजिट का मतलब होता क्या है। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीकॉम आपने पढ़ाई की है, तो आपको परक्यूजिट का मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बट अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि परक्यूजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परक्यूजिट के नाम में वैल्यू मिल जाए, आपको सैलरी के बदले कुछ प्रॉफिट मिल जाए, तो वो सब भी आपकी इनकम मानी जाएगी। आपको कोई स्पेशल अलाउंस मिल जाए, ठीक है, तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा आपको काम करने के लिए। ठीक है, उसका एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस और पेस ऑफ, कोई भी आपको अलाउंस मिल जाए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ड्यूटी को करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल जाए, तो उसे अलाउंस मतलब कि एक तरह का पैसा जो कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ बेनिफिट परक्यूजिट विच इज ऑब्टेन एनी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, मतलब दोस्तों आपको अगर परक्यूजिट मिल जाए तो वो आपका इनकम के अंदर ही आएगा। ठीक है, एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी अगर बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इनकम आती है तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा। कोई भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन मतलब दोस्तों अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट्स, अब ये कैपिटल एसेट्स क्या होती है, हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी कैपिटल एसेट्स को बेच के पैसा मिल जाए और उसका आपको गेन हो रहा है तो आपका कैपिटल गेन होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी लॉटरी से, प्राइज से, रेसेस से, हॉर्सेस रेस से, कार्ड गेम से पैसा मिल जाए तो वो सब भी आपकी इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भैया इनकम के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, बस आपको रीडिंग करना है यहाँ पे। दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है वैसे।
अगर आपको कोई भी पैसा मिल जाए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, तो ठीक है, बोनस मिल जाए या कुछ मिल जाए तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा बस। ठीक है दोस्तों, ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना कोई काम का नहीं है आपके एग्जाम के ये। ठीक है, होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कंसेप्ट ऑफ इनकम। द अबव डेफिनेशन ऑफ इनकम इज नॉट कंक्लूसिव, वो कंक्लूसिव नहीं है, मतलब कि ज्यादा सटीक नहीं है। तो इट इंक्लूड सम अदर इसिप्ट, कुछ और इसिप्ट होती है जिसको इनकम माना जाता है। इनफैक्ट इनकम मीन्स मॉनेटरी इनकम विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द डेफिनिट सोर्स, मतलब मॉनेटरी मतलब जो पैसे में जाओ, और जो डेफिनिट सोर्स से आया हो, मतलब एक फिक्स सोर्स से आया हो, विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी, मतलब रेगुलर में जाओ हर महीने पे ऐसे, या फिर एक 6 महीने पे, कुछ भी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेड, और ये भी हो कि एक्सपेक्टेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दिस डेफिनिट सोर्सेज ऑफ इनकम आर, जैसे आपका सैलरी फ्रॉम, ठीक है, सैलरी आपका हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई घर है किराए पे दिया है, आपको प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए बिजनेस या प्रोफेशन से, आपको कैपिटल गेन हो जाए, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सब आपका आ गया। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होती हैं। ठीक है, आपको इन पांचों हेड के बारे में याद रखना है। जैसे कि आपको सैलरी से पैसा मिल जाए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं डेफिनेट सोर्स बताए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। देयर शुड बी अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम, एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, जैसे आप कहीं काम करते हैं ना, आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, उसके बाद एन इनकम अर्न, ये गई और ये गई, चाहे आप ये के तरीके से कमाएं चाहे आप ये के तरीके से कमाएं, इनकम टैक्स के अंदर वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम शुड बी रिसीव्ड रेगुलरली एंड पीरियोडिकली, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलरली या पीरियोडिकली मिले, आपको वीकली मिल सकती है, मंथली मिल सकती है, क्वार्टरली मिल सकती है, जैसे भी यम सम भी मिल सकती है एक साथ। ठीक है, इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इन एन इंस्टीट्यूशन इफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर एक्सीड एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स मेंबर, द एक्सेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। दोस्तों यहाँ क्या बताया है आपको मैं बता रही हूँ, बट कोई काम का नहीं है। इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इन एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, इफ द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का मेंबरशिप फीस हो गया, फ्रॉम इट्स मेंबर एक्सीड इट्स एक्सपेंडिचर, अगर बढ़ जाता है उसके एक्सपेंडिचर से ऑन इट्स मेंबर, द एक्सेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम, तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं होगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर themselves एंड excess represent the excess of income over expenditure incurred for their own benefit of their being, hence दोस्तों अगर मान के चाहिए एग्जांपल, यहाँ पे कोई अगर नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस है, ठीक है, वहां पे क्या बोलते हैं जो मेंबर्स से आपको इनकम होती है, मेंबर्स के जो सब्सक्रिप्शन से, वो ज्यादा हो गया और खर्चा कम है, तो जो ज्यादा बच गया वो इनकम नहीं मानी जाएगी, बस इतना कहना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इट इज नॉट इसेंशियल दैट इनकम मस्ट बी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मनी, कोई जरूरी नहीं कि मनी के फॉर्म में ही मिले, रिसीव इन द, कोई आपको किसी चीज में, सर्विस में, या फिर मनी के किसी ना किसी सम में, वर्क में मिल सकती है। टेम्पोरी इनकम हो चाहे परमानेंट इनकम हो, इनकम इनकम होती है। ठीक है, ये इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं, टेम्पोरी हो चाहे परमानेंट हो। टेम्पोरी मतलब आपको दोस्तों कभी कभी होती है, और परमानेंट मतलब आपको हमेशा होती है। इफ एन एसएससी हैज अर्नड इनकम बट ही हैज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट, अगर एसएससी ने, एसएससी दोस्तों कौन होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स भरता है, तो भैया इफ एन एसएससी हैज अर्नड इनकम बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट, मियां नहीं उसको, इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द एसएससी बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इट, तो उसकी वो इनकम ही मानी जाएगी क्योंकि उसी को मिलेगी। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट इनकम, दोस्तों हमने कुछ खर्चा किया था, हमको सर रिइंबर्समेंट हो रहा है, मतलब मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, मैं बाहर गया एंड मुझे क्या बोलते हैं बाहर जाने के टिकट का पैसा मिला, और बाद में क्या बोलते हैं मुझे टिकट का पैसा जो मुझे मिल रहा है वो मेरा इनकम नहीं माना जाएगा। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू एन एम्प्लॉय इज नॉट हिज इनकम, इनकम नहीं होगा। ठीक, where under a legal obligation a charge is created on the income of a person, then to the extent such charge will be deducted from his income, दोस्तों कोई मतलब नहीं है, कोई काम का आपके नहीं है ये। ठीक है, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मदा गौशाला इज नॉट इनकम, कोई गौशाला आप चला रहे हैं, मतलब जहाँ पे गायों को रखा जाता है, ठीक है, गौशाला, तो वहां से अगर आपको इनकम हुई है तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। दोस्तों पिन मनी क्या होता है याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पिन मनी रिसीव्ड बाय वाइफ को मिलता है फॉर हर पर्सनल खर्चों के लिए, एंड स्मॉल सेविंग्स मेड बाय ए वुमन आउट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जब एक एक्सपेंसेस इज नॉट है इनकम। दोस्तों अगर एक वाइफ और क्या बोलते हैं हस्बैंड है, ठीक है, अगर वाइफ क्या बोलते हैं अपने हस्बैंड से पैसा ये के बचाती है एंड क्या बोलते हैं घर को चलाने के लिए पैसा बच जाता है, तो उसको पिन मनी कहते हैं, एंड दोस्तों वो क्या बोलते हैं उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। Disputed income, any dispute regarding the type of income will not postpone or held up to the assessment of such income,
इट विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इनकम। दोस्तों अगर कोई भी इनकम है वो डिस्प्यूटेड है, अब ये नहीं पता चला कि किसकी है, तो जिसके भी हाथ में वो आएगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों ये कोई काम का नहीं है आपके। इनकम में भी प्लस और माइनस, दोस्तों इनकम प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हो गया अपना, तो हमने इनकम के अंदर क्या क्या आता है हमने देख लिया। अब चाहे ये का हो चाहे ये का हो, सब इनकम ही के अंदर आता है, टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, दोस्तों अपने को पता होना चाहिए जीटीआई क्या होता है और टोटल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया 5 हेड्स होती हैं, पांचों हेड के इनकम को ऐड कर देंगे, एक इंसान 5 हेड से इनकम कमा सकता है, पांचों हेड के इनकम को जोड़ देंगे दोस्तों, उसमें आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपको सीआईए से इनकम हुई है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, या फिर अदर सोर्सेज से हुआ है, इन सबको ऐड कर दीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको इन सब में कुछ खर्चा हुआ है तो सबको माइनस भी कर दीजिए, तो जो आएगा उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। दोस्तों एग्जाम में पूछता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद उसके अंदर जो छोटे मोटे खर्चे हुए थे, द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन, जो कि सबके अंदर कुछ ना कुछ छूट दी गई है। अगर ये खर्चा हुआ है तो जैसे कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से पैसा मिला, ठीक है, पर आपने पेंटिंग करवाई है तो पेंटिंग का पैसा आप माइनस कर सकते हैं जिसमें छूट दी गई है। तो पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद जो मनी आएगी उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। अब दोस्तों टोटल इनकम मींस द अमाउंट left आफ्टर मेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब दोस्तों जीटीआई इनकम तो आ गई, अब क्या होगा जीटीआई में सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शन बताए गए हैं। अब दोस्तों सेक्शन 80C से लेके 80U के पीछे बहुत सारे सेक्शंस बताए गए हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शन बताए गए हैं, अपने को पढ़ना भी है। तो उसके अंदर जितने डिडक्शन बताए गए हैं उसको घटाने के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। सबसे पहले एक इंसान क्या करता है, अपनी पांचों हेड की इनकम को जोड़ता है, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसको माइनस करता है, जो बचता है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से बताया गया कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितने भी डिडक्शन बताए गए हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसको घटाने के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से। मतलब कि मल्टीपल अगर मान के चलिए आपका 2510 है, तो मल्टीपल ऑफ 2009 है तो इसको 10 कर देते हैं, हमारे यहाँ 9 था इसको 10 कर देते हैं, बस इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये देख लेते हैं, एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U जो बचता है उसको टोटल इनकम कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम इस राउंड ऑफ नहीं करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज के फॉर्म में। टैक्स इज नॉट लेविड ऑन जीटीआई के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है टोटल इनकम के ऊपर। ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं होती है क्योंकि वो पहले आती है। टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू या फिर जीटीआई के इससे कम हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीटीआई, जीटीआई के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है। अब ये क्या होता है इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000 इट इज इन दी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ टू डिटरमाइन टैक्स पेबल बाय द एसएससी। अगर भैया 5000 ज्यादा है तो उसको इनकम में जोड़ा जाता है, टैक्स यहाँ बेटे निकालने के लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर हमें पूरा चैप्टर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब कैजुअल इनकम क्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एनी रिसिप्ट इज ऑफ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर, आपको कभी अचानक से कोई पैसा मिल गया तो उसको कैजुअल इनकम कहते हैं, जो आपको पता नहीं था कि मिलेगा, जो कि एक्सीडेंटल विदाउट एनी स्टिपुलेशन और नेचर ऑफ अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, ये वर्ड याद रखिएगा, मिल गया तो उसको कैजुअल इनकम बोलेंगे। विनिंग फ्रॉम आपको लॉटरी से, क्रॉस और से, गेम से पैसा मिल गया तो उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे। बस बस इतने ही याद रखना है दोस्तों आपको। कैजुअल इनकम मतलब वो इनकम जो कि आपको अचानक से मिल गई, एक्सीडेंटली मिल गई, अनएक्सपेक्टेड विंड फॉल आपको मिल गई, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ये सब होता है आपका कैजुअल इनकम, ठीक है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पा सकते हैं आप, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना काम होगा उतना मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों कोई काम का नहीं है, ये यहाँ पे आपका काम है दोस्तों। ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, यस पिंग, उसके ऊपर दोस्तों सीधे टैक्स लगेगा 30% से। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन सबसे पैसा कमाया है तो आपको सीधे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30% का टैक्स देना पड़ेगा जितना भी कमाया। अगर आपने 1,00,000 कमाया है तो 30% यानी 30,000 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इफ यहाँ पे दोस्तों एक चीज छूट गया, मैं बता देता हूँ। टैक्स रिटर्न एट सोर्स इफ द विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, हाउस, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, शॉर्ट 10 से ज्यादा होता है, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो तुरंत टैक्स कट जाता है। मतलब मान लीजिए आप कहीं गए, ऐसा कुछ गेम खेले, आपको पैसा मिला,
तो सबसे पहले आपका टैक्स वहीं पे काट के आपको पैसा मिलेगा, और आपकी इनकम अगर 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। ये सब आपको दोस्तों देखना है तो देख लीजिए, क्वेश्चन इतना नहीं पूछता आपसे, कोई काम का नहीं दोस्तों, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन कौन कौन होते हैं, पर्सन कौन कौन होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बताई गई सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब दोस्तों अगर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एचयूएफ है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब रजिस्टर्ड करवाया है नहीं करवाया, रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ, उनका उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी लोकल अथॉरिटी है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है। कोई भी क्या बोलते दोस्तों, ये सब चीजें योग हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे, पर्सन के कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों 6 पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी अगर इंडिविजुअल है इंसान, कोई भी एचयूएफ है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एओपी बीओआई इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कोई भी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, जो पहले नहीं आते, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपना इसी के अंदर आएगा, तो ये सब लोग पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से ये सब पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों एसएससी मैंने बताया ना, एसएससी कौन होता है, तो एसएससी का जो डेफिनेशन में बताया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, इसको सब सेक्शन 7 इसको याद रखिएगा, ठीक। अब एसएससी कौन होता है, हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, भैया जिसको टैक्स देना पड़ता है किसी भी तरीके का, वो एसएससी होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, इसको पढ़ लीजिए, बट यहाँ से आपका काम हो चुका है। जो भी इंसान या कोई भी अगर किसी भी तरह का टैक्स पे कराया है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एसएससी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो टैक्स नहीं भी भरा है बट वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कराया है तो भी उसको एसएससी कहा जाता है। हु इज लायबल टू पे एनी सम अंडर मनी अंडर द एक्ट, अगर वो किसी भी तरह का पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, पेनल्टी दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो एसएससी का जाएगा। उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल जाओ, केस चल जाओ किसी भी मामले को लेके, तो वो एसएससी का जाएगा। उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल जाओ, ठीक है, असेसमेंट ऑफ इनकम कि भैया उसकी इनकम है कि नहीं है, किसी भी लगेगा तो वो एसएससी का जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितनी बातें बताई गई हैं, यहाँ पे मेन बातों का मतलब ये है, अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके का टैक्स दे आए, किसी भी तरह का डायरेक्ट टैक्स दे आए, तो वो एसएससी कहलाएगा। उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लग गया, पेनाल्टी लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो भी एसएससी कहलाएगा। उसके ऊपर कोई केस चल जाए, ठीक है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो भी एसएससी कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी जगह उसके ऊपर केस हो जाए तो वो एसएससी कहलाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। ये बातें वहीं बताई है। हु इज डीम टू बी एसएससी अंडर प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट, दोस्तों जो एसएससी था नहीं बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से वो उसको एसएससी माना जा रहा है, तो भी वो एसएससी कहलाएगा। दोस्तों उसने कुछ गलती कर दी, डिफॉल्ट कर दिया किसी एक्ट, किसी कानून के अंतर्गत, किसी कानून के हिसाब से डिफॉल्ट कर दिया, तो भी वो एसएससी कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों डीम्ड एसएससी कौन होता है, दोस्तों जो एसएससी होता नहीं है पर जिसको एसएससी माना जाता है, ठीक है। अब पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी फॉर सम अदर पर्सन, जो किसी और पर्सन के लिए होता है एसएससी, तो उसको डीम्ड एसएससी बोलते हैं। मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, किसी की डेथ हो गई, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एसएससी, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो एसएससी माना जाएगा, ठीक है। बस बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, आपको ज्यादा याद नहीं करना। तो डीप एसएससी मतलब जो एसएससी होता नहीं है बट किसी और के लिए उसको एसएससी माना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब व्हेन अ पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर दिस एक्ट एंड ही फेल्ड टू डू इट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको कोई काम बोला गया था करने के लिए और उसने नहीं किया, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट कह जाएगा। बस 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 इतना मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ अ पर्सन बाय मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज एबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स देन इट सोर्स डज नॉट डिडक्ट इनकम टैक्स, मान लीजिए किसी इंसान को किसी अदर को इनकम पे करनी थी और उसको टैक्स को काट के पे करना था और उसने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया, तो उसने डिफॉल्ट कर दिया, गलती कर दी, तो भैया वो एसएससी कह जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आ गया टॉपिक अपना असेसमेंट ईयर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो इसका सेक्शन 2 सेक्शन 9 याद रखिएगा। दोस्तों जिस साल इनकम को क्या बोलते हैं, कमाई गई इनकम पे टैक्स पे किया जाता है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर दोस्तों 12 महीने का होता है, कमेंसिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ अपियर टू एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर मतलब आगे वाला साल जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस साल इनकम कमाई गई है, सीधे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो साल जिस साल इनकम अर्न की गई है, याद रखिएगा इनकम अर्न। एंड इनकम इस प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है, सेक्शन 3, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे
उतना कठिन नहीं है, आप लोग देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस, ठीक है, कि भैया कब कभी कभी क्या होता है कि जिस साल इनकम कमाई जाती है उसी साल टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब कभी कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसको एक दो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एक्सेप्शन टू द जनरल यूज टैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर, मतलब जिस साल इनकम कमाए उसी साल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग कंपनी, अगर कोई बंदा है वो शिपिंग कंपनी का बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी साल टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये पता नहीं शिपिंग कंपनी मतलब बाहर से आया है जाया है, और नॉन रेजिडेंट है तो पता नहीं कब आएगा कब जाएगा, तो उससे जैसे ही वो आए उससे टैक्स ये जो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट कैरिंग शिपिंग बिजनेस एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर या स्टॉक मे गुड शिप एट रिपोर्ट ऑफ इन इंडिया वी विल टैक्स इन द ईयर ऑफ इट्स अर्निंग। मतलब मान लीजिए कोई पानी का जहाज लेके आया, यहाँ पे किसी लोगों को लेके आया, सामान लेके आया, तो जैसे वो लेके आएगा उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उससे उसी साल इनकम टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर इनकम टैक्स देना होगा उसको तो। इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस, कोई ये सब अगर कोई भी इवेंट करवाया है, इवेंट मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि काशी यात्रा बनारस में होता है एक, ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो उसको अगर करवाया है तो क्या होता है उसी साल उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं टैक्स से बचने के लिए, तो भैया ऐसा नहीं है, आप लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो आपको तुरंत टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस को बंद कर रहे हैं डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको उसी साल टैक्स देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप आगे साल तक वेट करेंगे, ठीक। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को दोस्तों याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, सेक्शन 3 सेक्शन 2 सेक्शन 9। प्रीवियस ईयर मींस एनी फाइनेंशियल ईयर इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि भैया असेसमेंट ईयर के पीछे आता है और जिस साल इनकम कमाई गई हो। असेसमेंट ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर के आगे आता हो और जिस साल कमाई गई इनकम पे टैक्स पे किया जाता है। प्रीवियस ईयर भैया मे बी यस देन ये 12 महीने से कम का भी हो सकता है, बट जो असेसमेंट ईयर होगा वो 12 महीने का ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 सितंबर को, ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 7 महीना आपका प्रीवियस ईयर का जाएगा और बाकी का जो 12 महीना है वो आपका असेसमेंट ईयर का जाएगा, ठीक है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट पूछा गया बहुत बार। द नेक्स्ट ईयर इन विच प्रीवियस ईयर इनकम इज बिन टैक्सेबल, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब दोस्तों 2000 असेसमेंट ईयर 2020-21 के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब जो भी भैया 2019-20 में पैसा कमाए होंगे, ठीक है, उनको 20-21 में कितना टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया है, जिसका एज 60 ईयर और 80 साल से कम है, तो उसको 3 लाख तक तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, 2 लाख तक उसको 5%, नेक्स्ट जो 5 लाख कमाएगा उसके ऊपर 20%, एंड जो बैलेंस बचा होगा उसके ऊपर 30%, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी जो 80 साल से ज्यादा एज, याद रखिएगा इसको, 5 लाख तक कुछ नहीं, नेक्स्ट 5 लाख पे भैया 20%, नेक्स्ट बैलेंस जो बचेगा उस पर 30%। कोई इंडिविजुअल है 2.5 लाख तक पूरी छूट दी गई है उसको, ढाई और नेक्स्ट 2.5 लाख पे उसको 5%, फिर बाकी के 5 लाख पे 20%, फिर नेक्स्ट बैलेंस पे 30% से टैक्स चार्ज करना होगा। एंड दोस्तों 10% का सरचार्ज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। दोस्तों वेयर टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, अगर किसी इंसान की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है, एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम साइड नॉट एक्सीड टोटल इनकम पेपर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम 50 लाख बाई मोर देन अमाउंट इनकम टैक्स 50 लाख, ठीक है। कोई काम का नहीं दोस्तों आपके ये, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने आपको बताया था 4% का है, इसको याद रखिएगा, सीधे सीधे इसको याद रखिएगा, जितना बताएं उतने याद रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इतना भी नहीं है कि आपका इनकम टैक्स के कारण आपका एडमिशन ना हो, ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना कम से कम इनकम टैक्स में दिमाग खर्च कीजिए, ठीक है। दोस्तों आते हैं ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इफ एनी applicable in the relation to highest type of the income in the case of individual association of person individual is when finance act event है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो भी होता है वो 30% से ज्यादा नहीं होता है, ठीक, 30% से ज्यादा नहीं होता है, ये आपको याद रखिएगा। मिनिमम कितना होता है दोस्तों आप लोग बता सकते हैं 5%। अब दोस्तों पैन नंबर क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी। तो दोस्तों पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर है। दोस्तों आप कभी अगर आप एमकॉम में है तो कब बीकॉम में है तो आपको पैन नंबर तो बन ही चुका होगा मेरे ख्याल से, नहीं बना है तो जाके
बनवा लीजिए, बहुत सही चीज है, आपको बहुत जगह काम आएगी। पैन मीन्स अ नंबर विच असेसिंग ऑफिसर में अलॉट टू एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। भैया एक असेसिंग ऑफिसर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो कि सबको अलॉट करता है उसको पहचानने के लिए कि भैया वो एसएससी है कि नहीं है। दोस्तों कोई एसएससी है इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स पे करेगा ही करेगा। अगर मान लीजिए मैं एसएससी हूँ, मेरे पास इनकम टैक्स है, मेरे पास पैन कार्ड है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मुझे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि हाँ इतने पैन कार्ड होल्डर्स हैं और इतने लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पैन, तो भैया अपने को पैन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इफ एन एसएससी हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन नंबर ही में अप्लाई इन फॉर्म 49A, इसको याद रखिएगा, विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर। द असेसिंग ऑफिसर हैज गॉट पावर टू अलॉट एनी पर्सन पैन नंबर। असेसिंग पावर जो है, असेसिंग ऑफिसर जो है पैन नंबर अलॉट कर सकता है इफ टैक्स इज पेबल बाय सच पर्सन, वो टैक्स पे कर जाए तो। ठीक, अगर टैक्स नहीं भी पे किया तो भी पैन बन जाता है दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, पैन को कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है। कोटिंग पैन, वन से परमानेंट अकाउंट नंबर हैज बीन अलॉटेड, सच पैन नंबर मस्ट बी कोटेड इन, जितना भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जितने भी इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट होंगे, चालान होंगे, हर जगह दोस्तों पैन नंबर लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, चाहिए आगे आते हैं। अब दोस्तों टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई काम का नहीं है वैसे। एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, अगर कोई भी इंसान टैक्स को कलेक्ट कर रहा है या फिर टैक्स को काट रहा है, ठीक है, हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिसको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर नहीं मिला है, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर शायद भी अप्लाई डुप्लीकेट फॉर्म, उसको अप्लाई करना पड़ता है इस नंबर के लिए। ठीक है, फॉर्म नंबर 49B। दोस्तों मतलब कि अगर कोई भी इंसान टैक्स को काट रहा है, टैक्स को कलेक्ट कर रहा है एट सोर्स, मतलब जैसे किसी को इनकम दे रहा है, टैक्स काट के दे रहा है, तो भैया उसको ये नंबर चाहिए होता है। ठीक है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, इसको पाने के लिए उसको फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 49B विद इन 1 मंथ। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द विच टैक्स, जब से वो टैक्स काटा है या फिर कलेक्ट किया तब से। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर क्या होगा, अलॉटमेंट ऑफ, उसको फिर वो क्या करेगा, वो नंबर इशू कर देगा अगर उसको लगता है कि सब कुछ सही है तो। अब एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स, भैया अब एंजल का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। एंजल टैक्स इज द डायरेक्ट इनकम टैक्स लेविड ऑन द स्टार्टअप, जो भैया स्टार्टअप बिजनेस होते हैं, बस आपको इतने से काम आपका हो गया, जितने भी स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर एंजल टैक्स लगता है। एंजल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द स्टार्टअप और फॉर द फंड रेज्ड थ्रू एंजल इन्वेस्टर, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर है, मतलब जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता है। इट इज लेविड ऑन द वैल्यू मोर देन व्हाट इज सीन एज फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, it is taxed nearly 30% yet. Angel tax is debit primarily domestic investment और funding received। दोस्तों कोई मतलब नहीं है आपको इतना पढ़ने का, बस ये समझिए जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये एंजल टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, 1860 इसका आंसर होगा। इनकम टैक्स इज, दोस्तों इनकम टैक्स क्या है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर, दोस्तों इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो कौन फिक्स करता है, भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट फिक्स करता है। सीबीडी मत टिक कर दीजिएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट मत टिक कर दीजिएगा या फिर इनकम टैक्स एक्ट मत कर दीजिएगा, फाइनेंस एक्ट होता है। ठीक है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, दोस्तों कितने हेड्स होते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के लिए, दोस्तों 5 होते हैं। ठीक है, सब लोग पांचों हेड के नाम को कमेंट करके बताएंगे जिनको पता है। ठीक, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज, दो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, दोस्तों ये फोर्स में कब आया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। The period of 12 month commencing on the first of every year is known as, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, असेसमेंट ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, दोस्तों जो डेफिनेशन ऑफ इनकम होती है वो क्या है, इंक्लूसिव है। ठीक है, इंक्लूसिव है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ देखते हुए चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन, दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट कब पास किया गया, 1961 में, प्रेजेंट आया। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, दोस्तों प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, द फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये आंसर सही है। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, दोस्तों इनकम टैक्स किसके ऊपर कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, तो इनकम के ऊपर किया जाता है। ठीक, द पीरियड ऑफ द असेसमेंट ईयर इज, द पीरियड ऑफ द असेसमेंट ईयर इज, दोस्तों ये क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये सही है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज इंडिविजुअल, अब भैया किसके ऊपर लगेगा दोस्तों, ठीक है,
तो होज इनकम इज मोर देन एग्जाम्प्टर लिमिट, जिसकी एग्जाम्प्टर लिमिट से ज्यादा इनकम है उसके ऊपर लगेगा। 250 तक तो छोटी है ना दोस्तों, 250 तक तो टैक्स नहीं लगेगा इंडिविजुअल के ऊपर, तो पता था ना इंडिविजुअल के ऊपर 250 तक टैक्स नहीं लगेगा। ये तो होगा ही नहीं, ये बच गया अपना। होज इनकम इज यस, इनकम कम एग्जाम्प्टर लिमिट तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 13 क्वेश्चन के ऊपर अपने आते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स वाज लेविड इन द इंडिया बाय द फर्स्ट टाइम। दोस्तों किसने, आपको मैंने बता दिया है, सर जेम्स विल्सन ने। ठीक है, एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 फॉर नॉन रेसिडेंट। दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 का सी, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसका सी होगा। ठीक है, एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। दोस्तों ये आपको मैंने बताया है, इसका आंसर क्या होगा, 5 लाख था, सुपर सीनियर सिटीजन का 5 लाख था। ठीक है, exemption limit for the assessment year 2019-20 for a woman resident in India who is the age of 60 years। अब दोस्तों 60 साल से और वुमेन हो दोस्तों, अब वो तो सीनियर सिटीजन के अंदर ही आएगी दोस्तों। ठीक है, सुपर में नहीं आएगी दोस्तों। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर दोस्तों 3 लाख तक होगा। वुमेन से मतलब नहीं है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है बस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, किसके अंडर काम करता है दोस्तों, किसके अंदर काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर काम करता है। दोस्तों इसको रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स, दोस्तों पर्सन कंपनी भी होता है, लोकल अथॉरिटी भी होता है, एचयूएफ भी होता है। ठीक है, तो सारे के सारे आपके आंसर होंगे। सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। दोस्तों सारे हेड के इनकम को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। और वेरी सीनियर सिटीजन कैन बी इंडिविजुअल फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स whose एज इज मोर देन ऑफ द फॉलोइंग। अब वेरी सीनियर सिटीजन, दोस्तों वेरी सीनियर सिटीजन का आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था कि 80 साल से ज्यादा होता है, मतलब सुपर की बात कर रहा है। द प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। दोस्तों प्रीवियस ईयर हमेशा कब खत्म होगा दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, 31 मार्च को ही खत्म होगा। व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ फाइनेंशियल 2018-19। 18-19 का असेसमेंट ईयर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको बताना, आपको आना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, तो 19-20 इसका असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल इज लायबल टू पे सरचार्ज फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, अब भैया कितने से देगा, 10% इफ टैक्स पेपर इनकम रिसीट 50 लाख, बटा 1 करोड़ 15%। यहाँ पे देखिए मैंने बताया भी और दिया भी हुआ है, ये सारे के सारे आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके भी पूछ सकता है, या फिर दोस्तों वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। दोस्तों अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है तो आप लोग हम लोगों का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग के एंड्रॉइड ऐप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी दिक्कत, किसी भी समस्या की कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों हम लोगों के ऐप में आपको बहुत सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।